नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। रविवार दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर हो सकती है चर्चा। तो एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी कल यानी कि रविवार को करीब 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली दौरे पर रहे हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा के प्रसाद दिए थे और इसके साथ ही उन्हें आमंत्रित भी किया था। तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की थी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और अब देखिए, एक बार फिर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। रविवार करीब 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो उत्तराखंड के विकास को लेकर निरंतर किस तरीके से कार्य किए जाए, क्या कुछ रणनीति हो और लगातार विकास की ओर उत्तराखंड बढ़े। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए, एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं कल। क्या कुछ पूरा उनका कार्यक्रम रहेगा? और देखिए, एक के बाद एक लगातार उनका दिल्ली दौरा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल करीब 3 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे और कल के अलावा परसों भी वो दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जब हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और बाबा केदारनाथ का प्रसाद जो है उन्हें भेंट किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनसे मुलाकात की थी। चूंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कई भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोगों को दायित्व दिया जाना है, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं और लगातार बैठकें भी हो रही हैं। इसी बीच कहीं न कहीं दिल्ली दौरा भी काफी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक दुखद मृत्यु हुई जो कि कैबिनेट मंत्री थे चंदन रामदास, उसका भी पद जो है वो फिलहाल खाली चल रहा है, तो उस पर किसको दायित्व देना है, इन सब तमाम विषयों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि पिछली बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात करने का समय मांगा गया था, लेकिन किसी कारणवश ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो संभवतः इस दौरे के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर सकते हैं। और जिस तरीके से कई उत्तराखंड के जो एयरपोर्ट है उनको अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए चर्चाएं चल रही है, उसके साथ ही उसको और भी विकसित विस्तार करने की जो कवायद है वो किया जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कई विकास की ऐसी परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, उसको रफ्तार देनी है, उससे संबंधित जो मंत्रालय है, जो मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। तो निश्चित रूप से 2 दिन का जो दिल्ली दौरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में सेतु आयोग का गठन करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसी महीने तक आयोग का गठन भी हो जाएगा, जिसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है इस महीने ये गठन भी हो जाएगा। सेतु आयोग की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावर ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, जिसके नाम से ही साफ है कि आयोग सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर काम करेगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में सेतु आयोग का गठन करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब आयोग का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसी महीने तक आयोग का गठन भी हो जाएगा। राज्य योजना आयोग पहले 5 साल के लिए प्लान और नॉन प्लान तैयार करता था, लेकिन उत्तराखंड में अब प्लान और नॉन प्लान के तहत काम नहीं किया जाता है, जिसको लेकर राज्य योजना आयोग का कोई औचित्य नहीं बचा। इसी के चलते सरकार सेतु आयोग का गठन कर रही है। सेतु आयोग के काम: उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं को लेकर आयोग शोध करेगा, विकास से संबंधित किए गए शोध को लेकर सरकार को सुझाव देगा, उत्तराखंड में विकास को लेकर परिवर्तन लाने का काम करेगा, सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी आयोग की नजर होगी, सुशासन और लोकनीति पर भी होगा सेतु आयोग का फोकस।
विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी करेगा सेतु आयोग। सेतु आयोग का फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावर ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, जिसके नाम से ही साफ है कि आयोग सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर काम करेगा। 2014 में भारत सरकार ने एक बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए योजना आयोग जो भारत सरकार का था उसको वाइंड अप किया था। उसकी जगह पर एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव बॉडी और पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का गठन किया था। अब समय समय पर भारत सरकार ने स्टेट्स को एडवाइजरी इशू किया था कि स्टेट्स भी ऐसे सिमिलर बॉडी बनाए हैं। यहाँ पर भी एक राज्य योजना आयोग पहले से प्री एग्जिस्टिंग था, जिसका आज के डेट में औचित्य नहीं है, क्योंकि पहले ये 5 ईयर प्लान और 1 ईयर प्लान वगैरह बनती थी। अब प्लान और नॉन प्लान का कंसेप्ट नहीं है और इसलिए राज्य योजना आयोग अपनी रेलेवेंस खो चुकी है और हमारे पास उसकी जगह पर ज़रूरत थी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी थिंक टैंक जो पॉलिसीज़ को लेकर के और पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के शोध करें और ग्राउंड लेवल पर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स की इम्पैक्ट क्या है उसका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करें और सरकार को समय समय पर अपना सुझाव दें। और इस उद्देश्य के साथ सेतु आयोग बना रहे हैं। तो सेतु आयोग के ढांचे की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो उपाध्यक्ष का चयन मुख्यमंत्री ही करेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो प्रबुद्ध अर्थशास्त्री या फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होंगे, जिसके लिए चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक्सपर्ट भी आयोग में होंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जबकि राज्य योजना आयोग का जो स्टाफ है उसे सेतु आयोग में मर्ज किया जाएगा। सेतु आयोग का जो सेतु जो नाम है SETU, इसका जो एक्सपेंशन आएगा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ये आयोग काम करेगा और आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। उपाध्यक्ष का नॉमिनेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे ये या तो एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री होंगे या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं और इनका चयन विधिवत किया जाएगा। और उसके अलावा उसके नीचे 3 केंद्र हम लोग बनाएंगे। तो उसमें सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर के एक केंद्र बनेगा, एक केंद्र सुशासन और लोक नीति को लेकर के बनेगा और एक तीसरा केंद्र है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए बनेगा और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु आयोग बनाए जाने के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार आर्थिक वित्तीय एक्सपर्ट सलाहकारों को भी इस समिति में शामिल करेगी और इसकी अनुशंसा के आधार पर आगे काम करेगी। राज्य सरकार वित्तीय संसाधन जुटाने के साथ साथ आर्थिकी मजबूत करने, रोजगार उपलब्ध कराने पर भी काम करेगी। राज्य सरकार सेतु आयोग के मुखिया मुख्यमंत्री होंगे और इसमें कई सलाहकार आउटसोर्स किए जाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि बहुत जल्द इस समिति का गठन कर लिया जाएगा और कैबिनेट से इसकी मंजूरी हो चुकी है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री संदीपान भुमेरा के शासकीय सचिव सुधाकर कागडे वर्ष 2020 से उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल से मंत्री भुमरे के स्वयं सचिव नियुक्त किए गए थे और अभी शिंदे सरकार के कार्यकाल में भी सुधाकर कागडे को कायम रखा गया है। वैसे तो सुधाकर कागडे को कार्यालय में एक बैठक मंत्री जी के काम की देखभाल करनी होती है, पर सुधाकर कागडे कैबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे के पारिवारिक विदेशी शराब के ठेके पर शराब बेचने का काम करते हैं, जिसकी जानकारी न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता को मिली थी। जिसके बाद इस खबर को गंभीरता से लेते हुए हमारे संवाददाता ने अधिक छानबीन की तो सुधाकर काकड़े के बारे में कहीं चौंकाने वाली बातें सामने आई। छातापुर प्रखंड के माधोपुर पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई यानी कि WPU का शुभारंभ किया गया है। WPU का शुभारंभ सुपौल सांसद दिलेश्वर कामते के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं इस दौरान पंचायत के मुखिया
इशरत प्रवीण एवं मुखिया पतिमोती अहमद की संचालन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सांसद सहित मौजूद मुख्य अतिथि का माला पहनाकर शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। तो वहीं सांसद ने बताया कि WPU के शुभारंभ होने से गांव स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा। सुपौल जिला में हमारे जो जिला पदाधिकारी महोदय है इस पर काफी ध्यान दिए हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं जो हमारे इस जिला का जो पंचायत है वह स्वच्छ रहे, पंचायत के जो निवासी हैं वो स्वस्थ रहे और स्वच्छ पंचायत स्वस्थ पंचायत के निवासी रहे। इसके लिए यह जो आपको जो बनाया गया है यहाँ का, और लोगों को यह आदेश दिया जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने घर का गीला कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग रखें, और इसके लिए कर्मचारी नियुक्त है। आपके दरवाजे से वो लोग कलेक्ट करेंगे, यहाँ रखेंगे, इसका प्रोसेसिंग होगा, इसको सेल किया जाता है। इससे भी इसमें जो है जो पैसे आते हैं और राजस्व की वृद्धि होती है इसमें, और सरकार को इसमें पैसे। चौबीस की पिच तैयार है। क्या यूपी में 2024 की लड़ाई के लिए राजनीति की पिच की नींव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रख दी है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम योगी पश्चिम यूपी के जिन जिन जगहों पर भाषण दे रहे हैं वहां एक बात का जिक्र जरूर खास तौर पर करते हैं कि जनता को बताते हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया है, माफियाओं का क्या हश्र हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि सीएम योगी ने जो 2024 के लिए सियासत की जो पिच तैयार की है उस पर खेलने के लिए विपक्ष कितना तैयार है। 4 मई को कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना के मेरठ में एनकाउंटर के बाद साफ हो गया, वेस्ट यूपी में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए योगी सरकार का एक्शन ताबड़तोड़ होगा। गौतम बुद्ध नगर में प्रभाव रखने वाले 7 गैंगस्टर को सरकार ने लिस्टेड कर रखा है। अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद अब 6 बजे सबके सब जेल में हैं। योगी यूपी में जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां यही कह रहे हैं, यूपी में सब चंगा। सपा बसपा की सरकारों में यहां पर अराजकता का तांडव था। पेशेवर माफिया और अपराधी अराजकता फैलाते थे। ये पार्टियां अवसरवादी ही नहीं, अराजकतावादी भी थी। इनके एजेंडे में विकास नहीं था। कोई हज हाउस के नाम पे पैसा खर्च करता था, कब्रिस्तान के नाम पे पैसा खर्च करता था। आज भाइयों बहनों उन सब की स्थिति आप देख रहे हैं। ना दंगा ना कर्फ्यू, यूपी में सब चंगा, ये बात सीएम योगी जहां जा रहे हैं वहीं जनता को बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कानून व्यवस्था सीएम योगी की उपलब्धियों की लिस्ट में पहले पायदान पर है, जिसका मकसद 2024 की ओर ले जाना। हालांकि विपक्ष की ओर से घिरने का तो प्रयास हो रहा है, लेकिन योगी को घेरते घेरते खुद घिर जा रहा है विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और उसी तरह पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, पूरा संगठन, पूरे कार्यकर्ता मनोयोग से लगे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी उन सभी के लिए एक आइडियल हैं कि जिन्होंने बड़ी संख्या में रैली करके उत्तर प्रदेश की जनता के साथ संवाद के साथ जीत के लिए उन्हें प्रेरित किया है। और उसके विरोध में जितनी योगी जी की रैली है, सारे राजनीतिक दल के बड़े नेताओं में इससे आधी भी रैली उन लोगों ने नहीं की है। उत्तर प्रदेश में अब जब स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दों की बात कर रही है। नाले नालियां साफ नहीं हुई, गली और सड़क की बात कर रही है, नगर निगम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात कर रही है। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कभी देश की बात करते हैं, देश की दूसरी समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन जो शहरों की समस्याएं, गली और गांव की समस्याएं, उन पे बात नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों पे ही केंद्रित रहने देगी और स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। तो क्या माना जाए, यूपी में पटरी पर मौजूद कानून व्यवस्था बीजेपी के लिए अहम हथियार बन चुकी है, जिसका तोड़ अभी विपक्ष के पास नहीं है। वैसे घेरने के लिए तो विपक्ष सत्ताधारी बीजेपी को कई मुद्दों पर घेर रहा है।
लेकिन इसके सामने वो सारे मुद्दे ध्वस्त हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या यूपी में देश के लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई 2024 में होगी, उसके लिए सीएम योगी ने अपनी पिच तैयार कर ली है? और इसलिए जहां भी जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं, यूपी में सब चंगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अब खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां पर सांसद सुशील कुमार सिंह पर अपराधियों ने पिस्टल तान दी है। मामला लूट की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक महिला से चेन लूट कर भाग रहे 3 सड़क लुटेरों को उन्होंने हथियार के साथ लगभग 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद दबोच लिया। सांसद ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सासाराम में NH2 के रास्ते होकर लौटने के दौरान जैसे ही बारूद थाना क्षेत्र के सोनपुल पर पहुंचा तो देखा कि एक बाइक पर सवार 3 अपराधी एक महिला से लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे। तो महिला के रोते हुए सांसद को आपबीती सुनाई, जिस पर सांसद ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए उन लुटेरों का पीछा करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के प्रचार में जुट गई है। सत्ता पक्ष से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए हैं। मुख्य फोकस पश्चिम यूपी है, इसीलिए मुख्यमंत्री अपनी जनसभाओं में एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द है और उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है, इस बात को बार बार सीएम अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते। सीएम योगी यूपी के शहर शहर घूम रहे हैं। अपनी बातों, अपने वादों, अपने दावों, अपने अंदाज से यूपी की सियासत में लहर पैदा करते जा रहे हैं। वो डंके की चोट पर कह रहे हैं, जो भी कानून व्यवस्था के तार से छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा, अंजाम वही होगा जो हो रहा है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं, आवश्यक कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाथ तो आप देख ही रहे हैं। प्रदेश की जनमानस सुरक्षित है, विकास के बारे में सोच रही है। परेशान है तो परिवारवादी लोग परेशान है और तमंचावादी परेशान है। आंकड़े हैं, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा डाटा है। अब यूपी में न दंगा है न कर्फ्यू है। अपराधियों के सामने बस एक ही विकल्प है, या तो अपना गोरख धंधा छोड़ दें या फिर खुद की जिंदगी से नाता तोड़ लें। 17 के पहले नगरीय क्षेत्रों में सौदों का आतंक होता था। आप भाइयों बहनों, सौदों का आतंक नहीं, आज हमारी सिटी सेफ सिटी हो रही है, सेफ सिटी। 17 के पहले आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये अवसरवादी पार्टी के और परिवारवादी तक पार्टी नहीं थी, ये तमंचावादी भी थे। युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, आज भाइयों बहनों युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। पश्चिमी यूपी के तूफानी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पहले हापुड़ में योगी ने कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, फिर मेरठ और फिर गाजियाबाद। ऐसा लग रहा है योगी बस माफियाओं, अपराधियों और बाहुबलियों से लेकर छोटे बड़े हर तरह के अपराधियों को कह रहे हैं, कानून व्यवस्था को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब खबर सीतापुर से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और बाइक की टक्कर में 2 की मौत हो गई है। बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे ये 4 लोग, एक ही बाइक पर जा रहे थे चारों लोग। भीषण हादसे में 2 की हालत गंभीर, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार। तो लहरपुर कोतवाली इलाके की ये पूरी घटना है। तो बारात में शामिल होने जा रहे थे, एक ही बाइक पर 4 लोग सवार थे और इस दौरान यह हादसा हो गया। एक ही बाइक से चारों लोग जा रहे थे, तभी ये भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और 2 की मौत हो गई है इस पूरी घटना में। तो घायलों को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है।
हम खबर श्रावस्ती से है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी की काटी नाक, धारदार हथियार से महिला की नाक काट दी गई। खून से लथपथ महिला परिजनों के साथ थाने पहुंची है। घायल महिला को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। थाना मल्हीपुर खुर्द की ये घटना है। तो धारदार हथियार से महिला की नाक काटी गई। खून से लथपथ महिला परिजनों के साथ थाने पहुंची। पापा ने फोन किया, कल आके फैसला करवा लूंगा, छोड़ा लूंगा अपना बेटी। रात में ही दोनों माँ बेटे बाप मिलकर 3 जन मिलकर छत पर सोई थे, उठा के ले गए 2 साथ।